Hello guys, so this is Manisha and today we will talk about characteristics of life. जैसा हम जानते हैं दुनिया में जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं वो दो टाइप्स की होती हैं, एक लिविंग थिंग और दूसरी नॉन लिविंग थिंग। लिविंग थिंग में लाइफ होती है यानी कि ज़िंदगी होती है, वो चल सकते हैं, घूम सकती हैं, खा सकती हैं, पी सकती हैं, राइट। ऐसी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। हम लोग लाइफ को ना ही टच कर सकते हैं ना ही देख सकते हैं, बस इसे फील कर सकते हैं, जैसे कि लव, हेट, एंगर वगैरह वगैरह। ये सब एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स हैं। तो लाइफ एक तरह की एनर्जी मान सकते हैं ऑफ अरेंजमेंट ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस जो कि एक लिविंग थिंग को बनाता है। ठीक, ये सब एक लिविंग थिंग में होता है। ये एक केमिकल कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट होता है लिविंग थिंग में। सो लाइफ एक तरह का यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ मॉलिक्यूल्स का, जो कि खुद को एक्सप्रेस करती है केमिकल रिएक्शंस के फॉर्म में, जो कि लीड करेगी ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन में और अडेप्टेशन, डेवलपमेंट, इरिटेबिलिटी एक्सेट्रा। ठीक है, इट मे बी सरप्राइजिंग फॉर यू टू लर्न दैट बायोलॉजिस्ट कुछ भी नहीं जानते थे नेचर ऑफ लाइफ के बारे में। पहले तो उन्होंने ये एनालाइज किया कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंस क्या होता है। उन्हें एनालाइज करने के बाद हमें लिविंग थिंग्स के बारे में पता चला, लाइफ के बारे में पता चला। लाइफ के बारे में वो पहले नहीं जानते थे। तो अब बात करते हैं कि कितने तरह की होती है लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। लिविंग थिंग में जैसे कि मैन, लॉयन, ग्रास, ट्री, बर्ड, बैक्टीरिया एक्सेट्रा। नॉन लिविंग थिंग में पेन, ट्रेन, रॉक, ट्रक, ड्रम और एक एक्स्ट्रा और होता है डेड थिंग्स, यानी कि जो पहले लिविंग थी फिर डेड होने के बाद वो डेड थिंग बन गई, जैसे कि लेदर, ये स्नेक स्किन, मतलब स्नेक पहले लिविंग था, फिर डेड होने के बाद उसकी स्किन को हम लोग ने यूटिलाइज किया तो वो डेड थिंग हो गई। लेदर, आइवरी, वुड एक्सेट्रा, ऐसे बहुत एग्जाम्पल है। तो ये जो एनालिसिस था साइंटिस्ट का वो लाइफ पे था और इससे हम लोगों को पता चला प्रॉब्लम्स ऑफ मैन के बारे में, एनिमल्स, प्लांट्स इन मेंटेनिंग, कि वो वाइटल कंडीशन में कैसे अपने आप को मेंटेन कर सके। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग की बात करें तो वो बहुत सारी होती है, उनमें से मैं कुछ बताती हूँ। जैसे जो लिविंग थिंग होगा या नॉन लिविंग थिंग के बीच में जो डिफरेंस होगा वो कैसे कैरेक्टराइज करेंगे, उनके डेफिनेट शेप और साइज़ कैसा है, सेलुलर स्ट्रक्चर और प्रोटोप्लाज्म के बेसिस पे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, मूवमेंट और लोकोमोशन, रिस्पॉन्सिवनेस एंड एडेप्टेबिलिटी और उसका लाइफ साइकिल। ठीक, इन सब के बेसिस पे लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग को क्लासीफाई किया गया, डिफ्रेंशिएट किया गया। तो सबसे पहले तो डेफिनेट शेप और साइज़ की बात करें तो हर तरह का जो लिविंग बीइंग होता है कैन यूजुअली उसे डिफ़ाइन किया जाता है उसके कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म कैसा है, उसका साइज़ और उसके शेप के बेसिस पे, जैसे कि मैन, टाइगर, वेल, फ्ली, बैनियन और मैंगो ट्री एक्सेट्रा। तो उनको देख के पता चलता है कि वो क्या चीज़ है, वो मतलब वो लिविंग है, राइट। तो नॉन लिविंग थिंग की बात करें तो वो बहुत सारे वेरियस साइजेस में मिल सकता है, बहुत सारे डिफरेंट शेप्स में। उसका कोई डेफिनेट कोई शेप नहीं होता है। जैसे कि कोई स्टोन ले लो, एक स्टोन अलग शेप साइज़ का मिलेगा तो हर एक स्टोन अलग शेप और साइज़ का मिलेगा, तो उनका कोई डेफिनेट शेप नहीं है। जैसे मैन को लो तो जितने भी मैन होंगे उन सब का डेफिनेट शेप और साइज़ होगा, है ना। ठीक, अब नेक्स्ट कैरेक्टराइजेशन की बात करें तो वो हो जाएगा सेलुलर स्ट्रक्चर और प्रोटोप्लाज्म। जो बॉडी होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो सेल से बनी होती है। सेल होता क्या है, सेल एक तरह का फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल यूनिट होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी होती है ये। इसमें बहुत सारे वाइटल सब्सटेंसेस होते हैं। प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो ये फिज़िकल बेसिस होता है लाइफ का, ये भी वाइटल सब्सटेंस होते हैं इसमें। कुछ स्मॉलेस्ट एनिमल की और प्लांट्स की बात करें तो वो सिंगल सेल भी होते हैं।
तो और जो हायर एनिमल और प्लांट्स होते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स पैटर्न फॉर्म करते हैं एक से ज़्यादा सेल फॉर्म करने के बाद। तो उनका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जो हायर एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं। एपिडर्म जो आउटर लेयर होती है प्लांट्स की लीफ की, तो उसे कहते हैं एपिडर्मिस। और जो एनिमल्स की आउटर लेयर होती है उसे कहते हैं एपिथेलियम, एनिमल या ह्यूमन बीइंग एनीथिंग, राइट। तो नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो ऐसे कोई पार्टिकल से नहीं बनता है, वो कंपोज होता है, वो केमिकल सब्सटेंसेस से ज़रूर बना होता है, लेकिन उसमें ना ही सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, ना ही उसमें प्रोटोप्लाज्म यानी कि फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ नहीं होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि हम जानते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल फंक्शनल यूनिट होती है। जब ढेर सारी सेल मिला के एक टिश्यू बनाती है जो कि पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है, और ढेर सारे टिश्यू मिला के हम लोग का ऑर्गन बनता है, और वन और मोर ऑर्गन मिला के ऑर्गन सिस्टम बनाता है जो कि एक ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करता है, राइट। जैसे कि बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सेल से भी बन सकती है और बहुत सारे सेल से भी बन सकती है। यूनिसेलर यानी कि एक सेल की बात करी जाए तो वो हो जाएंगे अमीबा, यूग्लिना एक्सेट्रा। इनमें भी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है इनका। इन ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल में सारी एक्टिविटीज़ होती है, सारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो बहुत सारी सेल से बनता है और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स पैटर्न फॉर्म करता है, अरेंज करता है। जैसे कि मैंने बताया सेल बनाता है टिश्यू, टिश्यू बनाता है ऑर्गन, ऑर्गन बनाता है ऑर्गन सिस्टम, और यही ऑर्गन सिस्टम हायर ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करता है। ओके, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में इतना था इन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें तो उनमें कोई भी ऐसा ऑर्गन सिस्टम का सिस्टम फाउंड नहीं होता है, ठीक। इसमें कोई भी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो है तो मतलब है, इट इज़ नॉन लिविंग थिंग, राइट। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन। हम जानते हैं कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं तो उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉफिक, और जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, प्लांट्स पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं, उन्हें कहते हैं हेटरोट्रॉफिक। तो कोई भी हेटरोट्रॉफिक एनिमल या ह्यूमन होगा तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे ही डिपेंड करेगा। जैसे कि हम अगर मीट खाएं तो कह सकते हैं एनिमल पर डिपेंड करें, लेकिन एनिमल ने तो प्लांट खाया किसी एक पॉइंट पर, तो इनडायरेक्टली हम लोग प्लांट्स पे डिपेंड कर रहे हैं कि नहीं, राइट। तो न्यूट्रिशन जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए और ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। अगर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे होगी, नहीं ना, राइट। ग्रीन प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं? प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, आपने पहले भी पढ़ा होगा इस बारे में। इस प्रोसेस में वो सनलाइट और क्लोरोफिल को यूटिलाइज करके प्रोड्यूस करता है CO2, H2O और ग्लूकोज मॉलिक्यूल, और वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल वो फूड होता है, राइट, उनका फूड होता है जिससे वो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन करते हैं। इसका जो रिएक्शन होता है वो होता है 6 CO2 प्लस में 12 H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो कि उनका फूड होता है, प्लस में 6 O2 प्लस में 6 वाटर H2। ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया एनिमल्स जो होते हैं वो फूड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे ही डिपेंड करेंगे। तो एनिमल्स की बात करें तो 5 स्टेप्स में उनका प्रोसेस होता है फूड को इनटेक करने का। तो सबसे पहला हो जाएगा इनटेक ऑफ फूड। जब हम खाना पीना अंदर लेते हैं किसी भी तरह का इनटेक ऑफ फूड, उस प्रोसेस को कहते हैं इंजेशन। नेक्स्ट इज़ डाइजेशन। डाइजेशन जो हम लोग ने खाना लिया है वो उसका जो ब्रेक डाउन होता है, वो जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है फूड का, उसका ब्रेक डाउन स्मॉल मॉलिक्यूल्स में बाय द एक्शन ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स के थ्रू, उस प्रोसेस को कहते हैं डाइजेशन। नेक्स्ट इज़ एब्जॉर्प्शन। वो जो डाइजेस्टेड फूड है हमारा उसको वो अब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए, बाय ब्लड, और ये ब्लड के थ्रू अब्जॉर्ब
मतलब ब्लड के थ्रू हर पार्ट में जाता है, ब्लड के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और फिर ये ब्रेक होता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, और ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में जाता है ब्लड के थ्रू। एसिमिलेशन, ये जो डाइजेस्टेड फूड है हम लोगों का, वो यूटिलाइज होता है सिंथेसाइज करने के लिए नए प्रोटोप्लाज्म को या तो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। इजेशन, जो एलिमिनेशन होता है, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है हमारा वो हमारा एलिमिनेट हो जाता है। अनडाइजेस्टेड फूड जो है हम लोग का, जो हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते, वो बॉडी से रिलीज़ हो जाता है। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज रेस्पिरेशन। ये सम टोटल होता है सारे प्रोसेसेस का जो कि सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म में होता है। सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म आर सप्लाइड विद ऑक्सीजन। ठीक, जितने भी सेल होते हैं ऑर्गेनिज्म के, उन सब में ऑक्सीजन पहुंचता है जो कि यूटिलाइज होता है फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के लिए। और मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स भी रिलीज करता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, और एनर्जी भी रिलीज होती है। जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो यूज़ होती है एक्टिविटीज़ सच एज मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में, और इन नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करने में, एंजाइम्स को सिक्रेट करने में, और जितने भी केमिकल रिएक्शंस है सेल में वो सब करने में यूज़ होता है ये एनर्जी, राइट। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फूड मटेरियल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे ही डिपेंड करते हैं। प्लांट्स कन्वर्ट करते हैं सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, और यही केमिकल एनर्जी मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ लिविंग सेल के लिए बहुत ज़रूरी होती है। कार्बोहाइड्रेट जैसे कि ग्लूकोज, वो ऑक्सीडाइज होता है और स्टोर हो जाता है, और एनर्जी उसके बाद उससे ऑक्सीडाइज जब होता है उसके बाद एनर्जी लिबरेट होती है उससे। जब कार्बन और कार्बन कंपाउंड, मतलब कार्बन और कार्बन का बॉन्ड टूटता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का, तब एनर्जी लिबरेट होती है एटीपी के फॉर्म में। ये जो एटीपी है जब ब्रेक होता है तो वो दो कंपोनेंट्स में डिवाइड होता है, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। जब भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसी भी काम करने के लिए तो वो इन दोनों में ब्रेक डाउन हो जाता है। सारे एनिमल्स में रेस्पिरेशन दो तरह के होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ये बाहरी रेस्पिरेशन होता है, यानी कि O2 को अंदर लेना, CO2 को बाहर छोड़ना, तो ये एक्सटर्नल प्रोसेस होता है। ब्लड एक्ट करता है कैरियर ऑफ गैसेस, यानी कि वो CO2 और O2 को कैरी करके ले जाता है या अंदर लेके आता है। इंटरनल रेस्पिरेशन ये इंटरनल प्रोसेस होता है, और इंटरनल प्रोसेस होता है सेलुलर और टिश्यू रेस्पिरेशन भी कहते हैं इसको। ठीक, यानी कि हर सेल रेस्पिरेशन करती है। इस टर्म की बात की जाए तो ये ऑक्सीडेशन करता है ऑफ सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस का सेल में, और फिर एनर्जी को रिलीज़ करता है। ये इसका जो इक्वेशन है वो रिप्रेजेंट होगा बाय C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज जब जुड़ेगा 6O2 के साथ में रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन, देन इट विल गिव 6 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस में 6 वाटर, प्लस में एनर्जी। ये एनर्जी हम लोग का बहुत सारे वर्क करने में यूज़फुल होती है। नेक्स्ट इज़ मेटाबॉलिज्म। हर ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म में बहुत सारे सीरीज़ ऑफ केमिकल चेंजेस होते हैं, जो सम टोटल होता है इन चेंजेस का, उसे ही मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म दो तरह का होता है, एक कंस्ट्रक्टिव और दूसरा डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म की बात करी जाए तो वो होता है एनाबॉलिज्म, यानी कि ऑर्गेनिज्म जो होता है वो एनर्जी को गेन करता है पोटेंशियल फॉर्म में और उसे रिजर्व कर लेता है, बचा लेता है फ्यूचर यूज़ के लिए। नेक्स्ट इज डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म, तो इसको कहते हैं कैटाबॉलिज्म, जो कि क्या करता है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन करता है और उसे पोटेंशियल एनर्जी को वो काइनेटिक फॉर्म में चेंज कर देता है। ये जो दो प्रोसेसेस होते हैं वो एक के बाद एक साइमल्टेनियसली होते रहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में। एंड नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होती है ग्रोथ की। ग्रोथ एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का। बर्थ के टाइम पे हर ऑर्गेनिज्म स्मॉल होता है, बट धीरे धीरे जैसे वो ग्रो करता रहता है उसकी ग्रोथ बढ़ती रहती है। हम अपनी आंखों से भी इसे देख सकते हैं इन रिस्पेक्ट टू वेट, साइज, राइट। बट
रिजल्ट, क्योंकि ये प्रोटोप्लाज्म धीरे धीरे बिल्ड होता रहता है सेल्स में, तो इस वजह से ग्रोथ होती रहती है। ग्रोथ का मतलब होता है ग्रेजुअल इंक्रीज इन शेप, साइज, वेट, वॉल्यूम एंड इन सिंपल एस्पेक्ट्स में। ओके, ग्रोथ जो होती है वो कॉन्स्टिट्यूट करती है, इसमें यूजुअली एनाबॉलिक प्रोसेस होता है ऑर्गेनिज्म में, ओवर कैटाबॉलिक के रिस्पेक्ट में एनाबॉलिज्म ज़्यादा होता है। बट मोस्ट प्लांट्स की बात करी जाए तो वो जब तक ज़िंदा रहते हैं तब तक वो ग्रो करते ही रहते हैं, तो उस हिसाब से उनमें कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म बराबर का होता है। रिगार्डिंग द इंक्रीज इन वेट की बात करी जाए, शुरुआत में जो होता है बॉडी वेट थोड़ा सा कम रहता है और उसके बाद अचानक से बढ़ने लगता है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जर्मिनेटिंग सीड। नॉन लिविंग थिंग सब्सटेंस की बात करी जाए तो इंक्रीज इन साइज में हो सकता है, लेकिन ये होता है किस वजह से, नए मटेरियल के डिपॉजिट होने की वजह से, तो इसे कहते हैं एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, यानी कि ये एक बाहरी ग्रोथ होती है, ये लिविंग फॉर्म का कैरेक्टर नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक क्रिस्टल ले लिया एल्यूमिनियम का या कॉपर सल्फेट का और उसे डाल दिया सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, उसका साइज़ तो इंक्रीज़ करेगा लेकिन 2-3 दिन में, लेकिन वो लिविंग थिंग नहीं है क्योंकि वो एक एक्सटर्नल ग्रोथ है। देन इट्स रिप्रोडक्शन, ये एक यूनिक फीचर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, खुद को मेंटेन करने का, खुद की पॉपुलेशन को मेंटेन करने का, अपने सर्वाइवल ग्रोथ को बढ़ाने का। तो ये एक तरह की एबिलिटी है नए लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने की, जो कि पेरेंट्स से सिमिलर होता है, और नॉन लिविंग थिंग जैसे कि चेयर कार में ऐसी कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती है। नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट करता है, यानी कि उनकी बॉडी में बहुत सारे हार्मफुल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते रहते हैं, और मेटाबॉलिज्म के टाइम पे तो कंटिन्यूस मेटाबॉलिज्म तो होता ही रहता है बॉडी में, तो हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे कि CO2, अमोनिया, यूरिया, ये सब प्रोड्यूस होता रहता है, तो उन्हें निकालना भी तो होगा। तो अब वो कैसे निकले, एक्सक्रीशन प्रोसेस के थ्रू, राइट। ये बहुत हार्मफुल होते हैं और यूज़लेस होते हैं बॉडी के लिए, तो इसका निकलना बहुत ज़रूरी है। ये एक्सपेल हो जाते हैं, बॉडी से निकल जाते हैं। इन शॉर्ट वी कैन से दैट एक्सक्रीशन डिस्चार्ज होता है मेटाबॉलिक वेस्ट का, यानी कि मेटाबॉलिज्म की वजह से जो भी वेस्ट बन रहा है उसका डिस्चार्ज होता है एक्सक्रीशन। हायर ऑर्गेनिज्म में बहुत स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं जैसे कि किडनी, मैल्फिजन ट्यूब्यूल्स, नेफ्रीडिया एक्सेट्रा। बट लोअर ऑर्गेनिज्म की बात करी जाए तो एक्सक्रीशन जो होता है वो उनकी बॉडी सरफेस के थ्रू भी हो सकता है बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। प्लांट्स भी एक्सक्रीट करते हैं जैसे कि रेजिन, गम्स और एक्सेस वाटर, CO2 एक्सेट्रा। नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा कोई एक्सक्रीशन नहीं होता है। नेक्स्ट इज मूवमेंट एंड लोकोमोशन। जैसा हम जानते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं मूवमेंट। बट लोकोमोशन और मूवमेंट में डिफरेंस क्या है? लोकोमोशन जो होता है वो मूवमेंट ऑफ हैंड, बट कोई चीज़ इधर से उधर नहीं जा रही है, मतलब मैं उधर से उधर गई, वो मूवमेंट हुआ, लेकिन वो लोकोमोशन नहीं है, क्योंकि लोकोमोशन में वन प्लेस टू अदर प्लेस नहीं जाते हैं, राइट। तो मूवमेंट ऑफ हैंड एक लोकोमोशन हुआ, और मूवमेंट ऑफ मी फ्रॉम हेयर टू देयर इज मूवमेंट, राइट। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म मूवमेंट और लोकोमोशन कर सकता है, तो ये किस केस में होता है? या तो उसे फूड की ज़रूरत पड़े, या तो वो उस कंडीशन से निकलना चाहे जो कि उसके लिए अनफेवरेबल है। मूवमेंट जो होता है मीन्स मोशन ऑफ इंडिविजुअल, वेरियस लोकोमोशन मूवमेंट होता है होल बॉडी। जनरली लोकोमोशन जो होता है वो एनिमल्स और लोअर प्लांट्स में होता है। ऑल ऑर्गेनिज्म मूवमेंट करता है, ठीक, सारे ऑर्गेनिज्म मूवमेंट करते हैं। स्पेशल लोकोमोटरी ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं एनिमल्स में, ताकि वो दौड़ सके, क्रॉल कर सके, फ्लाई कर सके, स्विम कर सके एक जगह से दूसरी जगह। इवन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबास भी सीडोपोडिया के थ्रू मूव करता है। कुछ एनिमल जैसे कि ऑयस्टर्स और कोरल्स, उनमें स्पेशल ऑर्गन होते हैं मूव करने के लिए, ताकि वो
फूड खा सके और या दूसरी चीज़ें ले सके। जनरली प्लांट्स एक जगह फिक्स रहते हैं सॉइल में, बट वो भी मूव करते हैं अपना खाना बनाने के लिए। वो जहाँ पे लाइट ज़्यादा आती, सनलाइट ज़्यादा आती, तो वो उस तरफ बेंड हो जाते हैं, तो वो भी एक मूवमेंट हुआ। जहाँ सॉइल के अंदर जहाँ पे पानी ज़्यादा होगा तो प्लांट की रूट उधर भी ज़्यादा ग्रो करेगी, तो ये भी एक तरह का मूवमेंट हुआ। ओपनिंग ऑफ फ्लावर्स, ये सब एक तरह का मूवमेंट ही है, या पत्तियों का बंद होना, ये भी एक तरह का मूवमेंट है। टच मी नॉट देखा, जब भी उसे टच करो तो वो मूव मतलब अपनी पत्तियाँ बंद कर लेता है, तो ये भी एक तरह का मूवमेंट ही है। भले ही वो एक जगह से दूसरी जगह ना जा रहा हो, वो लोकोमोशन मूवमेंट करता है। Thus, living organism can move largely at their will, यानी कि वो अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, पर नॉन लिविंग बीइंग में ऐसा कुछ नहीं होता है, वो मूव नहीं कर सकते। बस ट्रेन, कार, ये सब मूव कर सकते हैं, लेकिन फोर्स लगाने पे या किसी के कंट्रोल में वो अपनी मर्जी से मूव नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर इज रिस्पॉन्सिवनेस एंड एडेप्टेबिलिटी। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट करता है बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर से, जो कि हमेशा चेंज होते रहते हैं। देयरफॉर ये इम्पेरेटिव होता है उसके सर्वाइवल के लिए, उसके जीने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो मतलब वो किस तरह से, कैसे इन्वायरमेंट में वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये सब रिस्पॉन्सिवनेस में आ जाए। एनवायरमेंटल चेंज की वजह से क्या स्टिमुलाई आ रहा है, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, ये सब रिस्पॉन्सिवनेस है। स्टिमुलाई ये एक्सटर्नल होता है, जैसे कि चेंजेस जब होते हैं लाइट में, प्रेशर में, मॉइस्चर, टेम्परेचर में। स्टिमुलाई इंटरनल भी हो सकता है, जैसे कि भूख, प्यास, दर्द वगैरह। जो एबिलिटी होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की कि किसी चीज़ के लिए कैसे रिस्पॉन्ड करना है, वो इरिटेबिलिटी या रिस्पॉन्सिवनेस कहलाती है। जो एनिमल्स में रिस्पॉन्सिवनेस होती है वो बहुत वेल डेवलप्ड होती है, और ये इवोल्यूट भी कर सकती है। नर्वस सिस्टम भी इवोल्यूशन कर सकता है इस पर्पस के लिए। इमीडिएट रिमूवल, जैसे कि कोई गर्म चीज़ है, अगर उस पर हम हाथ रख दें तो अचानक से हम अपना हाथ हटा लेते हैं, तो एक तरह का रिस्पॉन्स ही है जो अचानक से हमारे अंदर से आ जाता है। या कोई अचानक से कोई डेंजर हो रहा है तो हम खुद के लिए डिफेंस करने लगते हैं, राइट। तो ये सब एक तरह का एग्जाम्पल है फॉर रिस्पॉन्सिवनेस या इरिटेबिलिटी इन प्लांट्स। ये क्वालिटी नहीं होती, बट वो खुद को बचाने के लिए भी स्टिमुलाई देते हैं। जैसे कि टच मी नॉट प्लांट का एग्जाम्पल मैंने दिया, तो उसे टच करो तो वो खुद के प्रोटेक्शन के लिए अपनी पत्तियाँ बंद कर लेता है। तो ये सब क्या एग्जाम्पल हो गए, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हो गए। लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैपेबिलिटी होती है, बहुत सारे वेरिएशन होते हैं उसमें। तो ये जो वेरिएशन है वो लिविंग बीइंग के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो खुद को मेंटेन कर पाए, खुद का पॉपुलेशन मेंटेन रख पाए। तो इस तरह के प्रोसेस को अडेप्टेशन कहते हैं, कि किस तरह के इन्वायरमेंट में वो खुद को कैसे अडॉप्ट कर रहा है, वो उसी तरह से अडॉप्ट हो जाए उसी इन्वायरमेंट में। तो नॉन लिविंग थिंग में ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है। देन उसमें अडेप्टेबिलिटी भी नहीं होती, ना ही रिस्पॉन्सिवनेस होता है नॉन लिविंग थिंग में। नेक्स्ट इज़ लाइफ साइकिल। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उसमें हमेशा लाइफ साइकिल होगी। तो हर ऑर्गेनिज्म की एक डेफिनेट लाइफ साइकिल होती है। ये इसमें 4 स्टेजेस होती है। पहले तो बर्थ, फिर ग्रोथ, फिर मैच्योरिटी, फिर उसके बाद डेथ। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उसकी डेथ हमेशा होगी, वो एटर्नल नहीं होता है, वो हमेशा के लिए नहीं रहता है, उसे एक ना एक दिन मिट्टी में मिल ही जाना होता है। सो जो टाइम डिफरेंस होता है बिटवीन बर्थ और डेथ के बीच में, मतलब जो भी टाइम है बर्थ और डेथ के बीच में, वही हम लोगों का लाइफ स्पैन होता है। तो नो फॉर्म ऑर्गेनिक लाइफ, तो कोई भी ऑर्गेनिक लाइफ ऐसी नहीं है जो एटर्नल हो, राइट। तो नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें तो उसमें भी ऐसा कुछ नहीं होता, कोई लाइफ साइकिल नहीं उसमें, वो हमेशा के लिए रहती है। तो आज के लिए बस इतनी ही बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ के बारे में। सो थैंक यू वेरी मच आपके कोऑपरेशन के लिए, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।